दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि मेरी निवेश यात्रा से 10 रुपए महीने से शुरू हुई थी तो शायद आपको ये एक मजाक लगे, लेकिन यही सच्चाई है। आज मेरी उम्र लगभग 60 साल के करीब है और जब मैं अपनी जिंदगी के पन्ने पलटकर देखता हूं तो समझ आता है कि ये यात्रा सिर्फ पैसों को जमा करने की नहीं थी, बल्कि ये तो आदत, धैर्य और अटूट विश्वास को बनाने की यात्रा थी। मेरा जन्म एक बहुत ही छोटे से कस्बे में हुआ था। हम 5 लोगों का एक साधारण सा परिवार था। मेरे माता पिता, मैं और मेरे 2 छोटे भाई बहन। पिताजी डाकघर में एक क्लर्क की नौकरी करते थे और उनकी तनख्वाह इतनी ही थी कि घर का खर्च किसी तरह से चल जाता था। माँ हमेशा एक बात कहती थी, हर एक पैसे का हिसाब रखना सीख लो, वरना एक दिन वक्त तुमसे तुम्हारा हिसाब लेगा। हमारा घर कच्ची मिट्टी का बना था और हर बरसात में उसकी छप्पर से पानी टपकना एक आम बात थी। रात में पढ़ाई करने के लिए लालटेन की टिमटिमाती रोशनी ही हमारा एकमात्र सहारा हुआ करती थी। महीने की तनख्वाह जब भी घर आती, माँ उसे 5 अलग अलग हिस्सों में बांट देती थी। एक हिस्सा राशन के लिए, दूसरा बच्चों की स्कूल की फीस के लिए, तीसरा बिजली पानी के बिल के लिए, चौथा दवाइयों के लिए, और अगर इन सब के बाद कुछ बच जाता तो वो एक आपातकालीन पोटली में चला जाता। लेकिन निवेश जैसा शब्द हमारे घर में कभी किसी ने सुना तक नहीं था। मैं पढ़ाई में सामान्य था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद साल 1994 में मैं आगे की पढ़ाई के लिए पास के एक बड़े शहर आ गया। वहां की जिंदगी और भी ज्यादा कठिन थी। किराए के एक छोटे से कमरे में मैं 3 लड़कों के साथ रहता था। एक पुरानी चारपाई, 2 बाल्टियां और कुछ बर्तन, बस इतनी ही मेरी दुनिया थी। पैसे हमेशा कम पड़ते थे और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि शाम का खाना छोड़ के सिर्फ पानी पी के सोना पड़ा। फिर एक दिन साल 2000 की जनवरी के महीने में एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठा एक पुराना अखबार पढ़ रहा था। उसमें एक बहुत छोटा सा विज्ञापन छपा था, SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिर्फ 10 रुपए महीने से शुरुआत कीजिए। मैंने हंसते हुए वो अखबार अपने दोस्त की ओर बढ़ा दिया और कहा, अरे देखो 10 रुपए में भला क्या निवेश होगा। उस दोस्त ने जवाब दिया, भाई अगर एक प्लेट समोसा खाना छोड़ दें तो भी ये पैसे निकल आएंगे, क्यों ना एक बार कोशिश करके देखें। उस वक्त मुझे SIP का मतलब तक ठीक से नहीं पता था, लेकिन मेरे दिल में ये बात घर कर गई कि अगर इस आर्थिक तंगी से बाहर निकलना है तो कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। अगले ही हफ्ते मैंने पास के एक छोटे से ब्रोकर के ऑफिस में जाके अपनी पहली SIP शुरू कर दी, ठीक 10 रुपए महीने की। मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। मुझे डर था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पहले कुछ महीनों तक तो कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि असली बदलाव पैसों में नहीं बल्कि मेरी आदत में आ रहा है। हर महीने जब मेरे खाते से 10 रुपए कटते तो मुझे अपने खर्चों का हिसाब रखने की आदत पड़ गई। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और 1998 में मुझे शहर की ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी पहली तनख्वाह 1200 रुपए थी। इसमें से मैं 700 रुपए घर भेज देता, 300 रुपए मेरे अपने खर्च में चले जाते और बाकी के 200 रुपए बच जाते थे। उसी बचत में से मैंने 50 रुपए हर महीने SIP में डालना शुरू कर दिया। कई बार मुझे लगा कि ये एक बोझ है, लेकिन तभी माँ की वो बात याद आ जाती, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना बहुत जरूरी है, वरना वक्त हिसाब लेने में देर नहीं लगा था। धीरे धीरे SIP मेरी आदत का एक अटूट हिस्सा बन गई। जैसे लोग समय पर घर का किराया और बिजली का बिल देते हैं, वैसे ही मैंने निवेश को अपनी एक जिम्मेदारी बना लिया। 1999 की एक दोपहर में बैंक के बाहर खड़ा था। मेरे हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था जिसमें मेरी अब तक की सारी SIP की रसीदें रखी थीं। उस दिन मेरी शादी तय हुई थी। मेरे मन में एक अजीब सी खुशी और डर का मिला जुला एहसास था। खुशी इस बात की थी कि मेरी जिंदगी में अब एक साथी आने वाला है, और डर इस बात का था कि क्या मैं इस बढ़ती हुई जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाऊंगा। शादी के बाद मेरे खर्च अचानक से बहुत बढ़ गए। पहले जहां तनख्वाह में से 200 रुपए बच जाते थे, अब शायद 50 रुपए भी मुश्किल से बच पाते थे। हमने किराए का एक छोटा सा घर लिया जिसमें एक कमरा, एक रसोई और एक छोटा सा आंगन था। घर की जरूरतें बढ़ने लगीं। बर्तन, गैस, फर्नीचर, कपड़े, सब कुछ नया लेना था। मेरी पत्नी बहुत समझदार थी। वो अक्सर मुझसे कहती, निवेश बंद मत करना, चाहे कितना भी कमी क्यों ना हो, हर महीने कुछ ना कुछ जरूर डालते रहना। उसकी ये बात मेरे दिल में हमेशा गूंजती रहती। मैंने अपनी SIP 50 से बढ़ाकर 75 रुपए कर दी। हालांकि कई बार महीने के आखिरी हफ्तों में सिर्फ चावल और दाल पर गुजारा करना पड़ता था, लेकिन मेरा निवेश कभी नहीं रुका। इस बीच मैंने शेयर बाजार की खबरों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं अखबार में हर दिन शेयरों का भाव देखता था।
कभी कभी मैं सोचता कि अगर मैं थोड़ा और ज्यादा निवेश कर पाता तो शायद मेरा पोर्टफोलियो आज दुगना हो जाता। लेकिन मेरी पत्नी हमेशा मुझे याद दिलाती कि ये कोई दौड़ नहीं है, ये तो खेती करने जैसा है। अगर बीज बोए हैं तो फसल उगने के लिए मौसम का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। 2002 की एक सुबह जब मैंने अखबार उठाया तो पहली बार पढ़ा, बाजार में ऐतिहासिक गिरावट, बड़ी बड़ी सुर्खियों में लिखा था, टेक सेक्टर में भारी मंदी, निवेशकों में हड़कंप। मेरी आंखें सुर्ख हो गईं। मैंने तुरंत अपने ब्रोकर का फोन मिलाया, भाई साहब ये क्या हो रहा है? मेरे फंड में तो पिछले महीने तक बहुत अच्छा रिटर्न दिख रहा था। उसने मुझे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, घबराइए मत, ये एक अस्थायी गिरावट है, कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले 3 महीनों में मेरा पोर्टफोलियो लगभग 20% तक गिर गया। एसआईपी का बैलेंस देख के मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से कोई जमीन खिसक गई हो। जिंदगी में पहली बार डर ने मुझे इस तरह से घेरा था। क्या ये सब बेकार जा रहा है? क्या मैं कोई बहुत बड़ी मूढ़ता कर रहा हूं? मेरी पत्नी ने उस रात मुझे चुपचाप देखा और फिर बोली, तुमने ही तो कहा था ना कि ये खेती है, अगर मौसम खराब हो गया है तो क्या तुम अपनी फसल काट कर भाग जाओगे? नहीं ना, तुम इंतजार करोगे। उस रात मैं अपने सारे एसआईपी स्टेटमेंट्स लेके बैठा था। हर महीने की तारीखें लिखी थीं और हर स्टेटमेंट में गिरावट साफ दिख रही थी। मेरे मन में एक उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन उस दिन पहली बार मैंने ये महसूस किया कि यही मेरी असली परीक्षा है, डर को अपने ऊपर हावी होने से रोकना। अगले 6 महीने तक बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा। हर सुबह अखबार में नई नई डरावनी हेडलाइन छपती थीं। निवेशक डूबे, शेयर बाजार में फिर से भारी गिरावट। लेकिन मैंने अपनी एसआईपी नहीं रोकी। फिर साल 2003 की एक सुबह जब मैंने एक अखबार उठाया तो पहली बार पढ़ा, बाजार में धीरे धीरे सुधार, निवेशकों में एक नई उम्मीद की किरण जगी। अगले कुछ हफ्तों में मेरा पोर्टफोलियो फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगा। जो गिरावट की वजह से मैंने लगभग 20% खो दिया था, वो धीरे धीरे वापस आने लगा। उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा, सच्चा निवेशक वही है जो बाजार में गिरावट के दौरान भी निवेश करना जारी रखे। डर अस्थायी होता है, लेकिन धैर्य स्थायी होता है। 2005 की एक सुबह में रोज की तरह चाय बना रहा था, तभी मेरी पत्नी ने अखबार मेरी ओर बढ़ा दिया। पहले पन्ने पर हेडलाइन थी, बाजार में ऐतिहासिक उछाल, निवेशकों के चेहरे खिले। मैंने तुरंत अपना पोर्टफोलियो चेक करने का सोचा। मेरे पोर्टफोलियो का मूल्य लगभग 40% तक बढ़ चुका था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मैं बार बार उन नंबरों को देख रहा था और गिनती कर रहा था। मेरी पत्नी मुस्कुराकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि ये खेती है, बीज को बस समय पर डालो, बाकी का काम प्रगति पर छोड़ दो। उस दिन पहली बार मैंने ये महसूस किया कि यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये तो विश्वास और धैर्य का खेल है। मैंने सोचा कि ये पैसा एकदम से कैसे बढ़ गया। फिर मेरा ध्यान इस बात पर गया कि पिछले 3 सालों में मैंने हर महीने अपनी एसआईपी की रकम बढ़ाई थी। 7500 रुपए से शुरू करके अब मैं 200 रुपए हर महीने निवेश कर रहा था। धीरे धीरे ये छोटी छोटी रकम इकट्ठी होकर एक बड़ी रकम में बदल रही थी। कुछ ही महीनों बाद मैं बैंक के बाहर खड़ा था और मेरे हाथ में मेरे अब तक के निवेश का स्टेटमेंट था। उसमें साफ साफ लिखा था, कुल निवेशित राशि 18,000 रुपए और उसका वर्तमान मूल्य 25,000 रुपए। सिर्फ 3 साल में लगभग 7,000 रुपए का लाभ। मेरे लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। मेरी पत्नी ने मेरे चेहरे पर खुशी देखकर कहा, अब समझ में आया है कि धैर्य का इनाम कितना मीठा होता है। उस दिन मुझे असली सीख ये मिली है कि ये पैसा फटाफट नहीं आया था, ये तो धीरे धीरे जमा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे बढ़कर एक विशाल पेड़ बन जाता है। मैंने महसूस किया कि असली ताकत लगातार बने रहने में है। एसआईपी को बिना रोके, चाहे बाजार चढ़े या गिरे। मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया कि जैसे जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, मैं अपनी एसआईपी की रकम ही बढ़ाता जाऊंगा। अगले साल मैंने अपनी एसआईपी 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी। बाजार में उतार चढ़ाव का खेल जारी रहा। 2006 की एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मेरे एक साथी ने कहा, भाई तुमने बाजार में निवेश किया है, अभी सब कुछ बेच दो, ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मेरा मन डगमगाया, लेकिन तभी मेरी पत्नी की याद दिलाई हुई बात मेरे कानों में गूंजी कि हर किसी की सलाह सुनो पर फैसला हमेशा अपना लो। मैंने कुछ नहीं बेचा। अगले 6 महीनों में वही पोर्टफोलियो लगभग 60,000 रुपए तक बढ़ गया। उस दिन मैं ये अच्छी तरह से समझ गया कि दूसरों की सलाह से ज्यादा जरूरी है अपना विश्वास और अपनी रणनीति पर टिके रहना।
रहना। फिर वो दिन आया जिसे मैं धैर्य का सबसे बड़ा इनाम कहता हूँ। 2007 की एक सुबह मुझे बैंक से कॉल आया, सर आपका निवेश 1 लाख रुपए से ऊपर हो गया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं कुछ देर तक फोन पकड़े हुए खामोश खड़ा रहा। मुझे वो वक्त याद आया जब मैंने पहली बार सिर्फ 10 रुपए महीने की SIP शुरू की थी। मेरे मन में भावनाओं का एक सैलाब सौमड़ पड़ा। जब मेरी पत्नी ने खबर सुनी तो उसने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, अब समझ आया कि मैं क्यों कहती थी कि यह खेती है। उस शाम मैंने अपनी डायरी में लिखा, समय और धैर्य यही निवेश के 2 सबसे बड़े दोस्त हैं। जो इंसान इन्हें अपना लेता है वो जिंदगी में कभी हारता नहीं है। 2008 की एक सुबह मेरी पत्नी ने धीरे से कहा, अब हमें अपना घर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस किराए के घर में अब जगह कम पड़ने लगी है। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। पिछले कुछ महीनों से ये बात मेरे दिमाग में भी घूम रही थी। बेटा अब 4th में और बेटी दूसरी कक्षा में थी। दोनों के लिए पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था। स्कूल की फीस, किताबें, कोचिंग और त्योहारों के समय नए कपड़े, हर महीने का बजट खिंच रहा था और ऊपर से अब होम लोन लेने का दबाव। फिर भी मैंने एक बात तय कर रखी थी कि निवेश रुकना नहीं चाहिए, भले ही EMI भरने में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। SIP का ऑटो डेबिट जारी रहेगा। कुछ महीनों बाद बैंक से लोन अप्रूवल का कॉल आया। 12 लाख रुपए का लोन, 15 साल की EMI। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, हर महीने लगभग 12,000 रुपए की EMI और ऊपर से 600 रुपए की SIP। मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा सीधा इन दोनों में ही जा रहा था। मेरी पत्नी ने चिंता से पूछा, इतना ज्यादा दबाव ठीक रहेगा क्या? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर खेती करनी है तो बीज तो बोना ही पड़ेगा, चाहे जमीन कितनी भी ओबड़ खाबड़ क्यों ना हो। इसी बीच शेयर बाजार में एक बार फिर से भारी उतार चढ़ाव शुरू हो गया। अक्टूबर 2008 में अखबारों की हेडलाइन चीख रही थी, ग्लोबल मंदी का असर, बाजार में ऐतिहासिक गिरावट। मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 32% गिर गई। वो रकम जो कभी 1.5 लाख रुपए थी अब 95,000 रुपए पर आ चुकी थी। ये देखकर मेरे मन में एक भय का तूफान सा उठा। क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या होम लोन के साथ साथ ये निवेश भी डूब जाएगा? उस रात मैं देर तक बालकनी में खड़ा रहा। मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली, याद है ना, हर गिरावट के बाद सुधार जरूर आता है। तुमने ही तो कहा था कि यह खेती है, फसल को तबाही के बीच में नहीं छोड़ते। उसके शब्द जैसे मुझे जमीन से फिर से जोड़ गए। अगले दिन मैंने SIP रोकने का विचार अपने मन से निकाल दिया। जनवरी 2009 में बैंक का स्टेटमेंट आया। गिरावट थम चुकी थी और बाजार धीरे धीरे संभलने लगा था। मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू फिर से 1,20,000 रुपए के पार जा चुकी थी। मैंने महसूस किया कि अनुशासन ही असली ताकत है। चाहे कितना भी डर क्यों न लगे, निवेश जारी रखना ही सबसे सही फैसला है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो रहे थे। बेटे ने हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उसकी कोचिंग और किताबों पर हर महीने लगभग 3,000 रुपए खर्च होने लगे। बेटी भी अब 8वीं में थी। कई बार मन में ख्याल आया कि SIP की रकम कम कर दूं, लेकिन फिर मेरी पत्नी की वही पुरानी बात याद आई कि यह निवेश तुम्हारे भविष्य की ढाल है, इसे कभी कमजोर मत करो। मैंने अपने खर्चों में कटौती शुरू कर दी। बाहर खाना पीना बंद कर दिया, त्योहारों पर महंगे कपड़े खरीदना कम कर दिया और मोटरसाइकिल से कार खरीदने का सपना एक बार फिर से टाल दिया। लेकिन निवेश का फल अब नजर आने लगा था। अक्टूबर 2012 में बैंक से एक मैसेज आया। मेरे पोर्टफोलियो का मूल्य 4.5 लाख रुपए हो गया था। मेरी पत्नी के चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान थी। उसने कहा, देखो अनुशासन कितना बड़ा हथियार होता है। अगर हम उस समय डर गए होते तो आज ये दिन नहीं बिक पाते। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अनुशासन का मतलब है अपनी बनाई हुई योजना पर डटे रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। यही निवेश की रीढ़ की हड्डी है। जुलाई 2014 की एक सुबह मेरे बेटे का कॉलेज एडमिशन लेटर आया। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया था। घर में खुशी का माहौल था जैसे दिवाली आ गई हो। लेकिन जैसे ही मैंने फीस का स्ट्रक्चर देखा, मेरे माथे पर पसीना आ गया। पहली साल की फीस 85,000 रुपए थी और हॉस्टल और किताबों का खर्च अलग था। मेरी पत्नी ने धीरे से पूछा, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? मैं कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, जो भी हो, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। निवेश तो हमने इसीलिए किया था ताकि ऐसे मुश्किल वक्त पर वो हमारा सहारा बन सके। मैंने अपने पोर्टफोलियो में से कुछ हिस्से को रिडीम किया। लगभग 1 लाख रुपए मेरे हाथ में आए। ये वही पैसा था जिसे मैंने सालों से बूंद बूंद करके बचाया था और SIP के जरिए इकट्ठा किया था। उस दिन मैंने महसूस किया कि असली निवेश वही है जो सही समय पर आपके काम आए। बेटे के जाने के बाद घर में खालीपन तो था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी शांति भी थी। मुझे पता था कि मैंने सही फैसला लिया है, क्योंकि निवेश का असली मकसद ही तो अपने सपनों को साकार करना है। इस पूरी यात्रा ने मुझे ये सिखाया है कि धैर्य और अनुशासन ही सबसे बड़े निवेश है। बाजार में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने फैसलों पर चट्टान की तरह कायम रहता है, अंत में जीत उसी की होती है। अब मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है। मेरे पास न तो कोई बड़ी हवेली है और ना ही कोई लग्जरी कार, लेकिन मेरे पास वो मानसिक शांति है जो इस यात्रा के हर उतार चढ़ाव ने मुझे दी है। आज भी जब महीने
महीने का डिविडेंड मेरे अकाउंट में आता है तो मैं कॉफी का कप लेकर बालकनी में बैठता हूँ और सोचता हूँ कि सालों पहले जो छोटा सा बीज बोया था वो पौधा अब मीठे फल दे रहा है। अगर मेरी इस कहानी से आपको कोई भी प्रेरणा मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है कि मेरी यात्रा आपके लिए वो पहला कदम बन जाए जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाए। याद रखिए, निवेश सिर्फ अमीर बनने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन में अपने फैसले खुद लेने की आजादी है।